मॉरिस को पकड़कर पुलिस उसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्कट्राज में ले जा रही थी। एल्कट्राज एक छोटा सा आइलैंड था जो समंदर के बीचों बीच था। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी से होकर जाना पड़ता था। ये जेल ऐसी थी कि अगर कोई कैदी यहां से भागने की सोचता तो उसे समंदर में डूबकर मरना पड़ता। इसलिए इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और सिक्योर जेल माना जाता था। यहां दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। लेकिन इस बार वहां था फ्रैंक मॉरिस। वो एक शातिर चोर था जिसे पहले भी कई बार जेल भेजा गया था और हर बार उसने आसानी से जेल तोड़ी थी। लेकिन इस बार उसे डर था क्योंकि एल्कट्राज बहुत ज्यादा सिक्योर थी। मॉरिस का मन घबराया हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसे यहां अपनी पूरी जिंदगी नहीं बितानी। वो यहां से जल्दी भागना चाहता था। जेल में एंटर होते ही मॉरिस ने भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे पूरी तरह से चेक किया गया और फिर उसे एक सेल में लॉक कर दिया गया। तभी एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है, वेलकम टू एल्कट्राज। यहां से असली कहानी शुरू होती है। अचानक एक बेल बजती है और सभी सेल के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। सभी कैदी बाहर निकलते हैं। ये जेल बहुत सख्त थी और यहां हर कैदी को डिसिप्लिन का पालन करना होता था। यहां के सारे कैदी एक जैसे यूनिफॉर्म पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में आ जाते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी था। मॉरिस ने उसे देखा और पूछा, मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा? लिटमस ने गुस्से में कहा, अबे ये तेरा घर नहीं है, जो तुझे मिला है उसे चुपचाप खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लग जाता है। वुल्फ जेल में एक ऐसा कैदी था जो हर किसी पर अपनी मनमानी चलाता था। जेल में हर एक कैदी उससे तंग था और उसके खिलाफ कई मामले थे, लेकिन मॉरिस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लिटमस ने मॉरिस से थोड़ा खाना मांगा और मॉरिस ने उसे अपनी प्लेट दे दी। लेकिन जब मॉरिस ने टेबल के नीचे से देखा तो वह हैरान रह गया। लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा था, वो अपने खाने को एक चूहे को दे रहा था। यह देख मॉरिस का दिल गड़बड़ हो गया। उसने सोचा, यह जेल वाकई कितनी अजीब जगह है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास ले जाता है। जब मॉरिस वार्डन के ऑफिस में पहुंचता है तो वार्डन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शार्प हो और बहुत समझदार भी हो, लेकिन ये सब यहां किस काम का? तुमसे पहले भी कई लोग यहां आए थे, लेकिन कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सका। यहां के कैदी बहुत सख्त रूल्स फॉलो करते हैं और तुम 2 महीने में एक बार ही किसी से मिल सकते हो, और वह भी तब जब मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन एक सख्त इंसान था जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों को कड़ी सजा देता था। फिर वह और ज्यादा गुस्से में कहता है, यहां से भागने का सोचो भी मत, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मॉरिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सर, आपके होते हुए यहां से कौन भागने का सोच सकता है? इसके बाद मॉरिस का मन और भी ज्यादा घबराया हुआ था। वो जानता था कि यहां से भागना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इस जेल से बाहर निकलने के लिए हर हाल में तैयार था। जेल में रहते हुए मॉरिस ने कैदियों और उनके व्यवहार को अच्छे से समझ लिया था। उसने देखा कि इस जेल में हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपनी मजबूरी है और अपनी जड़ें हैं। जब वो बाहर जाता तो उसे कई कैदी मिलते जो एक ही तरह के खतरनाक अपराधों के लिए यहां कैद थे। इन कैदियों का तरीका, उनका व्यवहार और उनका डर बहुत अलग था, लेकिन मॉरिस का मन बिल्कुल अलग था। वो सोचता था कि इस जेल की दीवारें और इस जेल के रूल्स सब कुछ टूट सकते हैं, उसे बस अपनी सही समय का इंतजार करना था। इसी सोच के साथ वो रोज रोज अपनी योजना को और बेहतर बनाने में लगा हुआ था। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी योजना में कुछ कमी रह गई है। उसे समझ में आया कि अगर वो अभी कुछ नहीं करेगा तो शायद कभी भी मौका न मिले। उसने अपना दिमाग पूरी तरह से लगा लिया और अपनी योजना को और भी बेहतर बना लिया। सिर्फ एक ही चीज उसे डराती थी और वह थी वार्डन की सख्ती। लेकिन मॉरिस जानता था कि इस जेल को तोड़ने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था उसकी पूरी सूझबूझ और लगन। वो किसी भी हाल में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगा, किसी को भी नहीं बताएगा कि वह क्या करने वाला है। सिर्फ वो और उसका प्लान ही जानता था कि इस जेल से बचने का असली तरीका क्या है। मॉरिस को एल्कट्राज लाए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वो यहां आने के पहले ही समझ चुका था कि उसे यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना है। जेल के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसने सोच लिया था, मौका मिलते ही निकल लूंगा।
वो हर चीज को गौर से देख रहा था। किस गार्ड की ड्यूटी कब लगती है, कौन कहाँ जाता है, कहाँ कैमरा है, कौन कैदी किससे क्या बात करता है, मॉरिस सब नोट कर रहा था। एक दिन मौका मिला। वो वार्डन के ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो देखा कि टेबल पर एक नेल कट्टर रखा है। छोटी सी चीज थी, कोई और होता तो उसे नोटिस भी नहीं करता, लेकिन मॉरिस को पता था कि ऐसी जगहों पर छोटा भी बड़ा बन सकता है। वो धीरे से नेल कटर चुरा लेता है और वापस सेल आते ही उसे बाइबल की किताब में छुपा देता है। अब वो चीज उसकी उम्मीद बन चुकी थी। अगले दिन मॉरिस बाथरूम में था, तभी फिर से वो झगड़ालू कैदी वुल्फ आ जाता है। वुल्फ हर किसी को परेशान करता था, उसका बस चलता तो पूरे जेल पर राज करता। इस बार उसने फिर मॉरिस से उलझने की कोशिश की, पर मॉरिस अब चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही वुल्फ ने बदतमीजी शुरू की, मॉरिस ने उसे पकड़कर धो डाला। काफी देर तक उसकी जमकर धुनाई की। बाकी कैदी दूर से देखते रहे और उसी दिन मॉरिस का जेल में रुतबा बन गया। अब कोई उससे सीधे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिन बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम मिल गया। उसे वहां किताबें जमा करनी थीं और हर सेल में किताबें पहुंचानी थीं। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग कैदी से। नाम था इंग्लिश। इंग्लिश इस जेल में कई साल से बंद था। वो 2 लोगों की हत्या के केस में उम्र कैद काट रहा था। उसे जेल की हर बात की जानकारी थी। कौन गार्ड किस दिन आता है, कहाँ चुपचाप बातें होती हैं, किस दीवार के पीछे क्या है, वो सब जानता था। वो शांत था, पर मॉरिस को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि ये आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। इंग्लिश ने मॉरिस को कुछ किताबें दी और बोला, इन्हें बाकी कैदियों के पास पहुंचा दो। मॉरिस इस मौके का फायदा उठा रहा था। अब वो हर सेल के अंदर झांकता, देखता कि कहाँ एयर वेंट है, दीवारें कितनी मोटी हैं, कैसे यहां से निकला जा सकता है। एक दिन मॉरिस जेल के ओपन एरिया में गया, जहां कैदी खेलने में, टहलने में या यूं ही बातें करने में लगे होते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक और कैदी से हुई। नाम था डॉक। सब उसे डॉक बुलाते थे। डॉक एक सादा और शांत आदमी था। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो बस बैठकर अपनी पेंटिंग बनाता रहता। मॉरिस ने उससे पूछा, तू ये फूल क्यों बनाता है? तेरी शर्ट में तो फूल नहीं है। डॉक हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये मेरी खुशी है, जो सिर्फ मेरी पेंटिंग में बची है, मेरे अंदर नहीं। ये सुनकर मॉरिस थोड़ी देर चुप रहा। उसे पहली बार इस जेल में किसी ने दिल से जवाब दिया था। थोड़ी देर बाद मॉरिस ऊपर की तरफ देखता है। वहां उसे इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस उसकी तरफ जाता है। इंग्लिश के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश इशारा करता है, आने दो। मॉरिस उसके पास जाकर बैठ जाता है और सीधा सवाल करता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे यहां से निकलने में? इंग्लिश पहले तो हंस पड़ता है, फिर बोला, बेटा, ये जेल नहीं है, ये हमारी कब्र है। अगर यहां से निकलना होता तो अब तक निकल गए होते। मान लो तुम दीवारें चढ़ भी गए, गार्ड को चकमा दे भी दिया, पर फिर भी समुंदर तुम्हें पकड़ लेगा। समझदारी इसी में है कि शांति से सजा काटो, कम से कम जिंदा तो रहोगे। मॉरिस चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे से साफ था, वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसी रात एक गार्ड मॉरिस को खबर देता है, कल से तुम्हें कारपेंट्री वर्कशॉप में काम मिलेगा, हर घंटे के 50 सेंट्स मिलेंगे। मॉरिस तुरंत हां कर देता है। उसे पैसों से ज्यादा औजारों तक पहुंच चाहिए थी। अगले दिन मॉरिस लिटमस से पूछता है, भाई, यहां से निकलने का कोई रास्ता है? लिटमस बोला, बिल्कुल है, हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उससे छत तक पहुंच सकते हो। और यह कहकर लिटमस मुस्कुरा देता है और चला जाता है। मॉरिस सोच में पड़ गया। ये बात वो पहले ही नोट कर चुका था, पर अब किसी ने कंफर्म कर दी थी। तभी डॉक तेजी से उसके पास आता है और कहता है, संभाल के रहना, वुल्फ तेरी तरफ आ रहा है। मॉरिस ने पलट कर देखा। वुल्फ सच में उसके पीछे था और इस बार उसके हाथ में चाकू था। मॉरिस ने जल्दी से अपना कोट उतारकर हाथ में लपेटा और खुद को बचाते हुए लड़ने लगा। अचानक एक गार्ड बीच बचाव करने आता है, लेकिन वुल्फ उसे भी चाकू मार देता है। अब मामला पूरी तरह बिगड़ चुका था। वॉच टावर पर खड़े गार्ड ने फायर कर दिया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद कर देते हैं। मॉरिस को अब एहसास होता है कि जेल की निगरानी उससे भी ज्यादा सख्त है जितना उसने सोचा था। अब वो हर चीज को और ध्यान से नोटिस करने लगता है। कौन सी जगह पर कैमरा है, किस एंगल से गार्ड देखता है, कौन सा टावर कहां से फायर कर सकता है।
वुल्फ और मॉरिस दोनों को गार्ड्स पकड़कर डी ब्लॉक में ले जाते हैं। ये जेल का सबसे डरावना हिस्सा था, जहां कैदियों को अंधेरे में बिना रोशनी के बंद किया जाता था। यहां कोई आना नहीं चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है, तेरी मौत तो मेरे ही हाथों होगी बेटा। उस रात मॉरिस को बहुत तंग किया जाता है। उसे अकेले अंधेरे में रखा जाता है। बोलने की इजाजत नहीं होती, खाने तक का टाइम नहीं बताया जाता। 2 हफ्ते तक उसे इसी हालत में रखा जाता है। पर मॉरिस अंदर से टूटता नहीं। वो हर दिन हर मिनट सोचता रहता है, कैसे निकलूं, कैसे बाहर जाऊं। 2 हफ्ते बाद मॉरिस को वापस उसके पुराने सेल में भेज दिया जाता है। वो थका हुआ था, कमजोर लग रहा था, पर उसके चेहरे पर एक बात साफ थी, मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला। वो जैसे ही बैठा, उसके पास एक छोटा सा चूहा आता है, जिसकी पूंछ में एक छोटा सा कागज फंसा हुआ था। यह लिटमस का पालतू चूहा था। मॉरिस ने कागज निकाला, उसमें कुछ लिखा था, और उस लाइन को पढ़ते ही मॉरिस की आंखों में एक चमक आ गई। वेलकम बैक मॉरिस। जेल का वही पुराना कोना, वही दीवारें, वही सड़ांध, पर इस बार कुछ अलग है। मॉरिस अब पहले जैसा अकेला नहीं रहा। एक दिन जेल में एक नया कैदी आता है। नाम है चार्ली। उसे मॉरिस के ठीक बगल वाले सेल में रखा जाता है। शुरुआत में दोनों बस 1-2 बार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों को पता चलता है कि वो एक जैसे नहीं, लेकिन एक दूसरे को समझ सकते हैं। मॉरिस की शांत समझदारी और चार्ली की बेचैनी के बीच एक अजीब लेकिन मजबूत रिश्ता बनने लगता है। मॉरिस धीरे धीरे उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है, इंग्लिश डॉग और बाकी साथी। लेकिन इस सब के बीच जेल में कुछ अजीब सा हो रहा होता है। वार्डन, जो आमतौर पर बस अपने ऑफिस में बैठा रहता था, अब अचानक हर एक कैदी के सेल की चुपचाप तलाशी लेने लगता है, बिना किसी अनाउंसमेंट के। वह धीरे धीरे चलते हुए हर कोने को घूरता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, जैसे उसे किसी पर शक हो। जब वह डॉग के सेल में पहुंचता है तो कुछ देर तक बस खामोशी से दीवारों को देखता रहता है। वहां पर एक के बाद एक सुंदर पेंटिंग्स लगी होती हैं, कुछ उदासी से भरी हुई, कुछ उम्मीद से। डॉग का टैलेंट वाकई कमाल का था। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी थी। वार्डन की नज़र एक खास पेंटिंग पर अटक जाती है, उसकी अपनी पेंटिंग। डॉग ने उसे इतने बारीकी से कैनवास पर उतारा था कि एक पल को वार्डन खुद को पहचान नहीं पाता, लेकिन मुस्कुराता है, हल्की सी मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान में कुछ गड़बड़ थी। वो मुस्कान नहीं थी जो तारीफ सुनकर आती है। वो मुस्कान थी किसी प्लान की। अगले ही दिन डॉग के लिए सब कुछ बदल जाता है। गार्ड्स उसके सेल में आते हैं और डॉग की बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। कुछ पेंटिंग्स फाड़ दी जाती हैं, कुछ मिटा दी जाती हैं और कुछ जला दी जाती हैं। डॉग बस कोने में खड़ा देखता रह जाता है। उसकी आंखों में बेबसी होती है, गुस्सा नहीं, क्योंकि जो चला गया वह गुस्से से वापस नहीं आएगा। वो टूट जाता है, एकदम अंदर से। वो दीवारें जिनसे वह बातें करता था अब खाली थीं। मॉरिस उसके पास आता है और कहता है, वो सिर्फ पेंटिंग ही तो थी डॉग, तुम और बना सकते हो। लेकिन डॉग की नजरें शून्य में खोई थीं, जैसे वह अब यकीन नहीं करता कि उसे फिर कभी कुछ बनाने की इजाजत दी जाएगी। अगले दिन मॉरिस गार्ड से कहता है, डॉग पर नजर रखिए, वो बहुत परेशान है, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। लेकिन गार्ड ताना मारता है, तुम अपने काम से काम रखो मॉरिस। कुछ दिन बाद डॉग को मॉरिस के साथ कारपेंट्री वर्कशॉप में भेजा जाता है। दोनों एक ही बेंच पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन डॉग बहुत शांत था उस दिन, कुछ ज्यादा ही। काम के दौरान वह चुपके से एक छोटा फूल मॉरिस की जेब में रख देता है, वही फूल जिसे उसने अपनी सबसे पहली पेंटिंग में इस्तेमाल किया था। मॉरिस पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। उसी पल डॉग अचानक उठता है, एक गार्ड को बुलाता है और फिर कारपेंट्री टूल से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। चीख उठता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं है। गार्ड्स भागते हैं, उसे काबू में करते हैं। खून पूरे फर्श पर फैल जाता है। मॉरिस हैरान रह जाता है। तभी उसे अपनी जेब में रखा वो फूल याद आता है। डॉग शायद ये बताना चाहता था कि उसकी आखिरी खुशी भी उससे छीन ली गई। मॉरिस उसकी कटी हुई उंगलियां एक डिब्बे में डालता है और गार्ड से कहता है, जाओ अपने वार्डन को दे दो, उसे ये देखकर बहुत खुशी होगी। यह वो पल था जब मॉरिस को यकीन हो गया कि इस जगह से निकलना अब जरूरी है,
किसी भी हाल में। अगले दिन वह अपने सेल में बैठा होता है और तभी उसकी नज़र एक कॉकरोच पर पड़ती है जो एयर वेंट में घुस रहा होता है। वो गौर से देखता है और उसे एक संकेत मिलता है, शायद यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। उसी शाम इंग्लिश आता है और बताता है कि डॉग ने खुद को इसलिए चोट पहुंचाई क्योंकि वार्डन ने उसकी पेंटिंग की परमिशन पूरी तरह से रद्द कर दी थी। डॉग के पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। मॉरिस को गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा अब अंदर ही अंदर उबाल मार रहा है, बाहर नहीं। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन उसे देखकर पूछता है, तुम डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मॉरिस सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर अपने टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है जॉन और क्लरेंस नाम के दो भाइयों से। मॉरिस उन्हें देखकर मुस्कुराता है जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। दरअसल जॉन और क्लरेंस किसी और जेल में मॉरिस के गैंग का हिस्सा रह चुके थे। अब उन्हें भी यकीन हो गया कि अगर कोई इस जेल से बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ मॉरिस ही है। तीनों अब जेल से बाहर निकलने के प्लान पर सीरियस से काम करने लगते हैं। इसी बीच एक भावुक सीन सामने आता है। चार्ली से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह बताती है कि चार्ली की मां बहुत बीमार है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। चार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इंग्लिश की बेटी उससे मिलने आती है। उसे देखकर इंग्लिश की आंखें नम हो जाती हैं। वो देखता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसके बचपन की सारी यादें उसके पास नहीं हैं। जेल ने उससे सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं छीनी, उसके अपनों का वक्त भी छीन लिया। ये वो लम्हा था जब चार्ली टूट जाता है। रात को वह मॉरिस से कहता है, अगर तुम यहां से भागने का प्लान बना रहे हो तो मुझे भी शामिल करना। अब टीम तैयार थी, मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लरेंस। अगले दिन एक सीक्रेट मीटिंग होती है। मॉरिस सबको समझाता है। हर सेल का एयर वेंट सीधे छत की तरफ खुलता है। ये जेल खारे पानी से घिरे समुंदर के बीच बनी है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। मेरे पास एक नेल कट्टर है। खुदाई मैंने शुरू कर दी है और अगर थोड़ा थोड़ा करके खोदूं तो एक छोटा टनल बना सकता हूं जिससे छत तक पहुंचा जा सकता है। जॉन पूछता है, लेकिन रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लेरेंस धीरे से आगे झुककर कहता है, इस मसले का हल मेरे पास है। उसकी आंखों में कुछ अलग सा आत्मविश्वास होता है। सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जेल में मेरे पहचान का एक बंदा है, एक बार्बर जो कैदियों के बाल काटता है। उससे बात की जा सकती है। वो हमें बाल दे सकता है और अगर हमारे पास बाल हैं तो हम डमी हेड बना सकते हैं, नकली सिर, जिसे बेड पर रख देंगे। चार्ली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब? मॉरिस समझाता है, मतलब ये कि अगर हम दीवार की सुरंग से निकल भी जाते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं, तब भी अगर कोई गार्ड हमारी सेल की तरफ देखेगा तो उसे लगेगा कि हम बेड पर ही लेटे हैं। नकली सिर, असली बाल से बना हुआ, कोई शक नहीं करेगा। जॉन फुसफुसाते हुए कहता है, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन इससे हम बस जेल से बाहर निकल पाएंगे। असली परेशानी तो समुद्र है। वो खारा, तेज बहाव वाला पानी, उसे पार कैसे करेंगे? मॉरिस मुस्कुराता है जैसे उसने ये सवाल पहले से सोच रखा हो। यहीं पर मुझे तुम्हारी जरूरत है जॉन। तुम क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो। वहां उन अफसरों के लिए बनाए जाने वाले रेनकोट्स मिलते हैं। तुम कुछ रेनकोट्स चुरा सकते हो? जॉन सर हिलाता है, संभाल लूंगा, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमें उन्हीं रेनकोट से एक ट्यूब बोट बनानी है, मॉरिस आगे कहता है, और लाइफ जैकेट्स भी। ट्यूब को हवा से भरेंगे और फिर रात के अंधेरे में समुद्र पार करेंगे। इतना सुनते ही चार्ली जोश में आ जाता है। भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी मदद करना चाहता हूं। मॉरिस चार्ली की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है। जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तो तुम पहरा देना, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। अगर कोई गार्ड पास आए तो सीटी मार देना, यही हमारा अलार्म होगा। अब प्लान सभी को सही लगता है। उस रात से ही काम शुरू हो जाता है। रातें लंबी होती जा रही थीं और अब वक्त की रेत हाथ से फिसलती जा रही थी। मॉरिस वेंट के चारों ओर खुदाई शुरू करता है, लेकिन एक ही दिक्कत थी, नेल कटर बहुत छोटा था। उसे दीवार में एक एक सेंटीमीटर घिसने में घंटों लग जाते थे। उसके हाथ छिल गए थे, जगह जगह से खून रिसने लगा था।
लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। एक रात जब वो खुदाई कर रहा था, चार्ली उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे हाथ तो बुरी हालत में हैं। मॉरिस मुस्कुराता है, दीवार का टूटना जरूरी है, हाथों की परवाह बाद में करूंगा। अगले दिन लंच टेबल पर बैठे हुए मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है, मुझे एक बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार काटना नामुमकिन होता जा रहा है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक चम्मच पर जाती है। वो चम्मच को घूरता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो चम्मच को धीरे धीरे अपने जूते पर घिसता है, उसे गंदा करता है। फिर सीधा गार्ड के पास जाकर कहता है, सर, ये चम्मच गंदा हो गया है, दूसरा दे दीजिए। गार्ड उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है, ठीक है। बाकी दोस्तों को भी आइडिया अच्छा लगता है। सबने अपने चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड सबके चम्मच बदलवाने जाता है। जैसे ही वह टेबल की तरफ बढ़ता है जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, जॉन फौरन उसे बातों में उलझा लेता है। गार्ड कहता है, अबे, तू तो हर बार नए चम्मच की डिमांड करता है। जॉन हंसते हुए कहता है, क्या करूं सर, मैं थोड़ा साफ सुथरा बंदा हूं। इस बहस के बीच मॉरिस जल्दी से एक नहीं, 2 चम्मच उठा लेता है। एक को जेब में छिपाकर वापस अपनी जगह बैठ जाता है। रात को इंग्लिश किताब देने आता है। मॉरिस धीरे से पूछता है, क्या यहां वेल्डिंग करने वाला कोई सामान मिल सकता है? इंग्लिश गहरी सांस लेता है। तुम अब भी उसी में लगे हो? मैंने कहा था ना मॉरिस, ये सब बेकार है। ये जेल अल्काट्राजी है, यहां से कोई नहीं भागा। अगर तुम पकड़े गए तो बचोगे नहीं, लेकिन तुम सुनते कहां हो? मॉरिस सिर्फ मुस्कुरा देता है। कभी कभी कोशिश न करना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगले दिन मॉरिस जाता है लिटमस के पास। वो अजीब किस्म का बंदा था, लेकिन भरोसेमंद। मॉरिस कहता है, अगर तू मुझे माचिस लाकर देगा तो मैं तुझे अपने हिस्से का खाना दूंगा, तेरा चूहा भी खा सकेगा। लिटमस खुशी से मान जाता है, क्योंकि वो अपने पालतू चूहे से बहुत प्यार करता था। रात होते ही लिटमस माचिस पास कर देता है। मॉरिस नेल कट्टर का एक हैंडल निकालता है और चम्मच को तोड़कर उससे जोड़ता है। फिर माचिस की मदद से दोनों को जोड़कर एक नुकीला औजार बना लेता है, कुछ ऐसा जो अब छोटे पत्थरों और कंक्रीट को काट सके। अब असली खुदाई शुरू होती है। चार्ली पहरा देता है और जैसे तय हुआ था, अगर कोई गार्ड नजदीक आए तो वह सीटी मारेगा। लेकिन एक रात सब गड़बड़ हो जाता है। चार्ली थका हुआ होता है, पहरा देते देते नींद लग जाती है। मॉरिस उसी वक्त दीवार में खुदाई कर रहा होता है, पूरा ध्यान वेंट के चारों ओर केंद्रित। तभी एक गार्ड गलियारे में आता है। चार्ली की नींद तब खुलती है जब गार्ड बहुत पास आ जाता है, लेकिन घबराहट में वह सीटी नहीं बजा पाता। उसका हाथ कांपता है और गलती से एक छोटी चीज नीचे गिरा देता है, जिससे हल्की सी आवाज होती है। वो आवाज मॉरिस तक पहुंचती है। वो तुरंत सब समझ जाता है। उसने झटपट औजार छिपाया, वेंट को कवर किया और बेड पर जाकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गार्ड वहीं पास आता है और उसकी नाक में कुछ गंध आती है। वो पूछता है, यहां कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस आंखें मिचमिचाकर कहता है, सर, आपके रहते कोई हिम्मत करेगा स्मोक करने की? गार्ड थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है, फिर मुड़कर चला जाता है और फिर वहां बस खामोशी बचती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें एक और रात कट गई थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें थोड़ी और दीवार टूटी थी, थोड़ी और उम्मीद मजबूत हुई थी। मॉरिस अपनी आंखें बंद करके लेटा था, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। गार्ड के जाने के बाद वह धीरे से उठता है और तुरंत वेंटिलेशन के चारों ओर लगी कंक्रीट को निकालने में लग जाता है। पर जैसे ही वह जाली तक पहुंचता है, एक नई मुश्किल सामने होती है। उस जाली में नट बोल्ट लगे हुए थे। ये सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि लोहे के मजबूत स्क्रू से जकड़ी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है, अब एक तेज शार्प औजार के बिना कुछ नहीं होगा। अब उसे मौका मिलते ही ग्रिल से निकली सीमेंट की धूल और टुकड़ों को चुपचाप बाहर गिराना होता है। ऐसा न हो कि किसी को खुदाई के निशान मिल जाएं। अगले दिन मॉरिस को कारपेंटर का काम मिलता है। वहीं पर उसकी नज़र एक पतली नुकीली मेटल शीट पर जाती है, कुछ वैसी जैसी चाकू होती है। वो उसे हाथ में लेकर सोचने लगता है, यही चाहिए था मुझे। तभी पीछे से चार्ली उसे देख लेता है और धीरे से कहता है, भाई, ये मेटल डिटेक्टर में पकड़ ली जाएगी, कैसे ले जाओगे? मॉरिस थोड़ा मुस्कुराता है, जैसे सब पहले से प्लान कर रखा हो। तू देखता जा।
काम खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाने लगता है तभी दरवाजे पर लगा मेटल डिटेक्टर बीप करने लगता है। गार्ड तुरंत रुकवाता है। जेब में क्या है? मॉरिस बड़ी सहजता से जवाब देता है, सर, ये लोहे का टुकड़ा मिला था, सोचा इससे कपड़े टांगने वाला हुक बना लूं। गार्ड उसे बोलता है, बहुत होशियार मत बनो, ये मुझे दे दो। मॉरिस बेमन से मेटल का टुकड़ा उसे दे देता है। गार्ड उसे अच्छे से चेक करता है और फिर जाने देता है। पर सच्चाई? मॉरिस ने 2 मेटल शीट चुराई थी। एक गार्ड को दे दी, दूसरी उसने अपने जूतों में छुपा रखी थी। सेल में वापस जाकर उसी शार्प मेटल से वह वेंटिलेशन ग्रिल को काटना शुरू करता है। धीरे धीरे पेच ढीले पड़ते जाते हैं, जैसे हर कट उसके आजाद होने की एक सीढ़ी हो। अब बारी थी उस सबसे जरूरी स्टेप की, डमी सिर बनाना। चारों दोस्त अपने अपने काम में जुट जाते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मांगता है। सर, मुझे आर्ट का शौक है, एक कैनवास पर पेंट करना चाहता हूं। गार्ड को कोई शक नहीं होता, वो पेंट उसे दे देता है। मॉरिस खुदाई से निकली कंक्रीट को पत्थर की तरह पीसकर पाउडर बनाता है। जॉन नाई की दुकान से बाल चुराकर लाता है। हर कैदी के बाल कटते थे, वहीं से असली बाल मिल जाते हैं। क्लेरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें और कुछ पुराने मैगजीन पेपर्स इकट्ठा करता है। इन सब चीजों को मिलाकर मॉरिस धीरे धीरे एक डमी हेड बनाना शुरू करता है। वो कंक्रीट पाउडर में पानी मिलाकर उसे सिर का शेप देता है और फिर पेंट से रंग भरता है। बालों को उस नकली खोपड़ी पर बारीकी से चिपकाया जाता है और जब सब कुछ तैयार होता है वो सिर बिल्कुल असली इंसान जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, मॉरिस ने कार्डबोर्ड शीट से फेंक दीवार भी बना ली, जिसे उस वेंटिलेशन होल के सामने रखा जा सके, ताकि अगर कोई गार्ड झांके तो उसे लगे दीवार जैसी ही कोई ठोस चीज है। अब प्लान और भी मजबूत हो चुका था। एक रात मॉरिस अकेले ही टेस्ट रन करने का फैसला करता है। वो नकली सिर को अपने तकिए पर रखता है, उसे गर्दन तक कंबल से ढक देता है, फिर धीरे से कार्डबोर्ड हटाता है, सुरंग से बाहर निकलता है और पाइप्स पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। दूसरी ओर चार्ली नीचे पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचते ही एक और नई चुनौती सामने होती है। वहां ऊपर एक लोहे का ग्रिल था जो इतनी ऊंचाई पर था कि मॉरिस कूदकर भी नहीं पहुंच पा रहा था। वो चारों तरफ देखता है, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, पर हार मानने वालों में से तो वो था नहीं। उसी वक्त नीचे गार्ड का मूवमेंट होता है। वो चार्ली को देखकर रुक जाता है। इतनी देर रात तक तुम पेंटिंग कर रहे हो? चार्ली थोड़ा डरते हुए जवाब देता है, जी सर, बस थोड़ा आइडिया आया था दिमाग में। गार्ड फिर पूछता है, और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज जल्दी सो गया? चार्ली कहता है, सर, आज वो कारपेंट्री में बहुत थक गया था, कह रहा था बस सो जाना है। गार्ड को थोड़ी देर तक शक होता है, तभी अचानक उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाते हुए मॉरिस के सेल की ओर झांकता है। उसे बाल थोड़े अजीब से लगते हैं। वो धीरे से अपने हाथ को सेल की सलाखों से अंदर डालता है और मॉरिस के सिर को छूता है। उसी वक्त बेड पर लेटा हुआ नकली मॉरिस यानी डमी हेड हल्की सी हरकत करता है। दरअसल ये मॉरिस की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने डमी के नीचे हाथ रखा था। गार्ड जैसे ही बाल छूता है, एक आवाज आती है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? गार्ड चौंक जाता है। हाँ नहीं, कुछ नहीं। वो वापस खड़ा होता है और मुड़कर चला जाता है। चार्ली की जान में जान आती है। एक बहुत बड़ा रिस्क आज टल गया था। दूसरी तरफ छत पर मॉरिस लोहे के ग्रिल को देख रहा होता है। उसे अंदाजा हो चुका था कि इसके बिना प्लान अधूरा है। वो नीचे लौटने का फैसला करता है। वापसी में वह सुरंग से फिर से अपने सेल में आता है। डमी को हटाकर खुद लेट जाता है। पर इस ट्रायल रन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अब अगली बार उसे कौन सा औजार लेकर आना है, कहाँ खड़ा होना है, कौन सा पाइप पकड़ना है, सब कुछ साफ था। अगले दिन वह अपने दोस्तों से मिलता है। छत पर पहुंच तो गया, लेकिन अगला रास्ता बंद है। हमें एक रस्सी और हुक चाहिए, तब जाकर वहां से बाहर निकल सकेंगे। जॉन कहता है, तो फिर बनाते हैं। धीरे धीरे प्लान अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच रहा था। हर एक कैदी की आंखों में अब उम्मीद दिख रही थी, लेकिन सब जानते थे एक भी गलती और या तो मौत या उम्र कैद। फिर भी मॉरिस की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आजादी का सपना था। मॉरिस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का,
वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जेल से भागने का प्लान को आखिरी रूप देना चाहता था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने बहुत कुछ सोचा था और बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। छत पर जो रास्ता है वहां एक बड़ा और मजबूत लोहे का ग्रिल लगा है। वह ग्रिल इतना मजबूत है कि उसे साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता। हमें उसे काटने के लिए ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी। जॉन, जो कि मॉरिस का सबसे भरोसेमंद साथी था, बोला, मॉरिस, मैंने अपना वेंट पूरी तरह से खोद दिया है। आज रात मैं तुम्हारे साथ छत पर पहुंचूंगा और मिलकर हम ग्रिल को हटाएंगे। मॉरिस की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे पता था कि अकेले वो यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जॉन के साथ मिलकर यह मुमकिन हो सकेगा। रात होते ही दोनों अपने अपने वेंट से छत पर पहुंच गए। वहां की हवा ठंडी थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। जॉन ने धीरे से मॉरिस को उठाया और मॉरिस ने ग्रिल को पकड़ा। यह ग्रिल बहुत मजबूत है, जॉन ने कहा। यह लोहे का है और इसे बहुत अच्छी तरह से वेल्ड किया गया है। इसे निकालना आसान नहीं होगा, मॉरिस ने कहा। हमें इसे काटना होगा, ड्रिल मशीन की मदद से। अगले दिन मॉरिस म्यूजिक क्लास में था। वहां सभी कैदी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। उसकी नज़र एक छोटे से पंखे पर पड़ी। शायद इस पंखे से मैं ड्रिल मशीन बना सकता हूं, मॉरिस ने चार्ली से कहा। तुम इस पंखे को किसी तरह छुपा दो। अगर गार्ड्स देख लें तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। चार्ली ने बड़े आराम से पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा दिया। जब वह बाहर निकला तो गार्ड्स ने उसके बॉक्स को चेक किया, लेकिन पंखा नहीं मिला। मॉरिस ने उस पंखे को लेकर मेहनत शुरू की। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक छोटी ड्रिल मशीन बना ली। रात को मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की ग्रिल को ड्रिल मशीन से काटने लगे। ड्रिल मशीन की आवाज तेज थी और गार्ड्स को उसकी आवाज सुनाई दी। गार्ड्स ऊपर आने लगे, लेकिन मॉरिस ने फुर्ती से ग्रिल का एक रोड काट लिया और ड्रिलिंग की आवाज बंद कर दी। गार्ड्स ने आवाज बंद होते देख थोड़ा देखा और फिर वापस चले गए। अब सारे रास्ते खुल चुके थे। वह मंगलवार की रात दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्कट्रास से भागने वाले थे, जहां कोई भी अब तक सफल नहीं हो पाया था। अगले दिन उनकी मीटिंग मूवी हॉल में हुई, जहां सभी कैदी फिल्म देख रहे थे। मॉरिस ने जॉन और क्लेरेंस से पूछा, तुम्हारा वेंट तैयार हो गया? वे रेनकोट्स जो हम ट्यूब्स और लाइफ जैकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वे भी बन गए? दोनों ने हां में सिर हिलाया। सब कुछ रेडी है। हमारा डमी सिर भी तैयार है। बस अब वक्त का इंतजार है। अगली सुबह मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूलों का एक गुच्छा टेबल पर रखा। जब वार्डन ने उन फूलों को देखा तो गुस्सा आ गया। उसने आकर उन फूलों को मसल दिया। यह देखकर लिटमस बहुत गुस्सा हो गया। वह चिल्लाया, तुमने डॉग को मार दिया और अब उसकी याद को भी खत्म कर रहे हो। लिटमस ने वार्डन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी वार्डन को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह नीचे गिर पड़ा। मॉरिस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया। उसने अपने साथियों से कहा, आज रात हम भागेंगे, यही सही वक्त है। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा था ताकि गार्ड्स का पहरा थोड़ा कमजोर हो जाए। तभी इंग्लिश उसके सेल में आया और कुछ किताबें दी। मॉरिस ने कहा, आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूं। इंग्लिश ने समझ लिया कि मॉरिस का भागने का प्लान पूरा हो चुका है। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन तभी वार्डन अचानक उसके सेल में आने लगा। मॉरिस घबरा गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वार्डन ने गार्ड्स को आदेश दिया कि मॉरिस के सेल की पूरी जांच करें। गार्ड्स ने मॉरिस के सेल के हर कोने को अच्छे से चेक किया, लेकिन मॉरिस ने किसी भी चीज को छिपाने में कोई गलती नहीं की थी। उसने सुरंग वाली दीवार में एक नकली कार्डबोर्ड फिट कर रखा था, जिससे उसे पकड़ना नामुमकिन था। जब गार्ड ने वहां कुछ नहीं पाया तो वे चले गए, लेकिन गार्ड ने देखा कि मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं। गार्ड ने कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन ने कहा, ठीक है, कल तुम मॉरिस का सेल बदल दो ताकि वे साथ ना रहें और बात ना कर सकें। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त वुल्फ फिर से मॉरिस को धमकाने लगा और मॉरिस से कहता है कि आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे किसी ने उसमें तूफान भर दिया हो। उसके लहजे में न कोई डर था, न ही कोई घबराहट, बस एक सुकून,
एक अटूट यकीन। वो सोचता है, ये गधा ठीक कह रहा है, आज रात यहां मेरी आखिरी रात ही होगी। उसका ये कहना महज शेखी नहीं थी, ये ऐलान था। एक वादा, खुद से और उन दीवारों से जो सालों से उसे कैद करके रखे थीं। मॉरिस जानता था, अगर आज नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। अल्काट्राज, समंदर के बीच एक ऐसी जेल जिसे कभी कोई नहीं तोड़ सका, कम से कम कागजों में। जेल की दीवारें ऊंची थीं, गार्ड्स चौकन्ने और सिस्टम निर्दयी। हर दिन एक जैसा था, सुबह की सख्त गिनती, ठंडी हवा में कतारें, दिन भर सन्नाटा और रातों का वो अंधेरा जो हड्डियों तक उतर जाता था। लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं जो सिस्टम के हिसाब से नहीं चलते, जो अपनी रफ्तार से चलते हैं। मॉरिस उन्हीं में से एक था। दोपहर ढल चुकी थी, कैदी अपनी अपनी सेल में थे। जेल की खामोशी में अचानक एक हलचल होती है। वुल्फ, जेल का सबसे खतरनाक और बेकाबू कैदी। उसकी आंखों में हमेशा हिंसा नाचती थी। उसे खबर लग चुकी थी कि मॉरिस कुछ बड़ा करने वाला है। वुल्फ ने अपने बिस्तर के नीचे से एक छुपा हुआ चाकू निकाला, एक धारदार ब्लेड जो उसने खुद बनाया था। उसकी चाल में वही पुरानी दरिंदगी थी। वो मॉरिस की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही वो वार करने ही वाला होता है, इंग्लिश बीच में कूद पड़ता है। इंग्लिश उम्र में थोड़ा बड़ा लेकिन दिल से बहादुर। वो चुपचाप सब देख रहा था और जानता था कि आज अगर मॉरिस मारा गया तो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इरादा मरेगा। वो वुल्फ को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अगर उसे छुआ तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझा? वुल्फ के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आती है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मॉरिस, जो कुछ देर पहले लगभग मरने वाला था, अब इंग्लिश की तरफ देखता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। इंग्लिश बस इतना कहता है, तू भाग मॉरिस, कामयाब हो या ना हो, लेकिन कोशिश जरूर कर। रात आती है। जेल की दीवारें चुप हैं, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर हिल रहा है। हर सेकंड के साथ एक नई साजिश जन्म ले रही है। मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस और चार्ली, चारों ने तय किया था कि आज रात छत पर मिलेंगे, अपने अपने वेंट से होकर। जेल के भीतर ही उन्होंने महीने लगाए थे, रास्ता तलाशने में, नक्शा बनाने में और वो नकली सिर बनाने में जो गार्ड्स को धोखा दे सके। रात 1:15 पर चार्ली अपनी सेल में बैठा है। उसकी आंखों में बेचैनी है, उसके कानों में खामोशी चीख रही है। उसने अपने सेल की दीवार की ओर देखा, वो वेंट जहां से उसे निकलना था, पर उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अगर मैं पकड़ा गया तो, अगर गोली मार दी तो, अगर कोई बोल पड़ा तो। उसका शरीर वहीं जम जाता है। वो डर गया था। इतने करीब आकर वो पीछे हट गया। दूसरी तरफ मॉरिस, क्लेरेंस और जॉन चुपचाप सटीक टाइमिंग के साथ अपने वेंट से निकलते हैं। धीरे धीरे रेंगते हुए पानी के पाइप्स के किनारे, लोहे की सरसराहट के बीच वो छत पर पहुंचते हैं। वहां वो कुछ देर चार्ली का इंतजार करते हैं। मॉरिस छत की ओर देखता है और धीरे से कहता है, शायद डर गया। जॉन बोलता है, हमने उसका इंतजार किया, अब रुकना बेवकूफी होगी। मॉरिस कुछ नहीं कहता। फैसला हो चुका था। तीनों धीरे धीरे छत के किनारे की ओर बढ़ते हैं, जहां से उन्हें नीचे उतरना था। उनके हर कदम के साथ एक नई चुनौती थी। गार्ड टावर की निगाहें, सर्च लाइट की चमक और नीचे गश्त लगाते सिपाही। पर हिम्मत सब पर भारी थी। वे पाइप्स से लटक कर नीचे उतरते हैं। उनके हाथ छिल जाते हैं, घुटने खुरच जाते हैं, लेकिन रुकना नामुमकिन है। चार्ली अपनी सेल में बैठा रह गया था, पर अब कुछ टूट चुका था उसके अंदर। वो अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढकता है और खुद से फुसफुसाता है, मैं डर गया यार, पर अब और नहीं। वो वेंट से निकलता है, जैसे जिंदगी फिर से लौट आई हो। वो छत तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। सामने बस वो दरवाजा है जो आगे जाने का रास्ता था, पर अकेले वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। चार्ली घुटनों के बल बैठता है, उसकी आंखों से बहती चुप आंसुओं की धार। शायद ये आंसू डर के नहीं, पछतावे के थे। काश बस थोड़ी हिम्मत पहले जुटा ली होती। दूसरी ओर तीनों अब जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच चुके थे। ऊंची फेंसिंग, बिजली के तार और दूसरी तरफ समंदर। मॉरिस दीवार पर चढ़ते हुए कहता है, एक आखिरी बार, चलो। एक एक करके तीनों दीवार फांदते हैं। अब वो जेल के बाहर थे।
लेकिन आजाद नहीं। असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। समंदर का किनारा, तेज हवा, ठंडी रात और बिल्कुल काली लहरें। तीनों ने प्लास्टिक के रेनकोट निकाले, जिन्हें जोड़कर उन्होंने एक ट्यूब बोट बनाई थी। वो अपने मुंह से हवा भरते रहे, थोड़ी थोड़ी, तेज तेज, हाँफते हुए। ट्यूब बोट बनाना आसान नहीं था। हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे, पर आंखों में अब भी एक ही बात थी, बस निकल जाएं यहां से, बस आजादी मिल जाए। कई मिनटों की कोशिश के बाद बोट बनकर तैयार थी। तीनों ने उसे समंदर में डाला और अल्काट्राज का इतिहास बदल गया। सुबह जेल में गार्ड हर सेल को चेक कर रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, तब तक जब तक वो चार्ली के पास नहीं पहुंचता। चार्ली खामोश खड़ा है, जैसे रात को कुछ भी हुआ ही ना हो, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। गार्ड पूछता है, तुम्हारा दोस्त इतनी देर से क्यों सो रहा है? वो मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है, कंबल हटाता। वार्डन बहुत टेंशन में था। उसके कंधे भारी लग रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। पूरे अल्काट्राज में सायरन की आवाज अब भी गूंज रही थी। हर बार जब वो जेल की दीवारों को देखता तो उसकी आंखों के सामने वही 3 चेहरे घूम जाते, वो कैदी जो एक रात में इतिहास बना गए थे। लेकिन अब वो कहाँ थे? तभी वार्डन की नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। डॉग का वही पसंदीदा फूल जो हर दिन जेल के बाहर मॉरिस उसे देता था। वो फूल सादा था, लेकिन उसमें छुपा मतलब बहुत बड़ा था। ये एक इशारा था। मॉरिस ने सिर्फ अपनी आजादी नहीं ली थी, उसने वार्डन से उसके डॉग का बदला भी ले लिया था। वो फूल जैसे कह रहा था, मैं तुम्हारी हर कोशिश, हर निगरानी और हर नजर को बेवकूफ बना गया। थोड़ी देर बाद सर्च टीम का हेड वार्डन के पास आया। सर, उसने कहा, हमने जेल के हर कोने, हर दरवाजे और हर रास्ते को ढूंढ लिया है, लेकिन उनकी लाशें कहीं नहीं मिलीं। वार्डन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, सब दांव पर था। उसने धीरे से कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही रिपोर्ट बनाओ। लिखो कि तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूब गए। बस यही सच होगा। लेकिन जेल के अंदर और बाहर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। कई लोगों के दिल में शक और भी गहरा हो गया था। मॉरिस, जॉन, क्लेरेंस, तीनों ने जो हिम्मत दिखाई थी वो झूठ नहीं लगती थी। समुद्र की लहरों ने तीनों की कहानी को एक दास्तान में बदल दिया था। ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर कोई सोचने लगा, क्या कोई सच में जेल तोड़ सकता है? क्या कोई वाकई अल्काट्राज से भाग सकता है? समय के साथ मॉरिस का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। एक ऐसा इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने जेल की दीवारें नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में बैठे डर को तोड़ दिया। और फिर इस घटना के लगभग 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया। सरकार को समझ आ गया था कि अब ये जेल पहले जैसी नहीं रही। भागने वालों की कोशिशें बढ़ती जा रही थीं। अब ये जगह सुरक्षित नहीं बची थी। इसीलिए इतिहास के इस काले दौर को खत्म कर जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अल्काट्राज जेल का वो नाम जो कभी किसी से नहीं हारता था, अब बस एक कहानी बनकर रह गया। मॉरिस और उसके साथियों की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो ये सिखाती है कि अगर हिम्मत और समझदारी हो तो कोई भी दीवार, कोई भी बंधन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।